आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पर पहल लंबे समय से चल रही थी। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूँ, मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वो वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती। क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं, 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलकर जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात मजबूत। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूँ और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब हैं। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है। साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें। ऐसा मेरा विश्वास है और बाकी चीज़ों को हम धरातल पर संघर्ष करके उतारें। धन्यवाद। हमारी चर्चा भी 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जौन से ज़िले हमने चुने हैं उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। आपकी राजनीति में यही 2-3 गठबंधन हमने भी देखे हैं, कवर किए हैं। अब इसमें दादा साहब आपके यहाँ साथ बैठे हुए मंच पर सारे विधायक लगे जा चुके हैं, बीजेपी से कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है और कोई बीएसपी पार्टी पहले ही नए लोग के साथ आ चुकी है। तो ये पृष्ठभूमि आप लोगों की बनती है। सेम कॉम्बिनेशन के साथ चौटाला साहब भी हरियाणा में अपना अलग कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन आप लोग आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 में क्या चुनौतियाँ और क्या पाने का लक्ष्य है इस चुनाव में? लामा जी, जहाँ साथी आए गए, मेरे को तो चौटाला साहब का एक शेर याद है, जब संपत सिंह पार्टी छोड़ के गए, छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए। अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे बता नहीं। तो समय लोग आएंगे जाएंगे और ख़ास तौर पर चुनाव, अभी तो टिकटों का बंटवारा राष्ट्रीय पार्टियों में शुरू होगा और होड़ लगेगी लोगों की भागने की। और चुनाव के अंदर तो हमने लोकसभा में देखा है, विजेंद्र सिंह सुबह पटका छोड़कर बीजेपी का और कांग्रेस में गए और उनकी टिकट कट गई। राहुल कसवा को टिकट मिली। रवनीत गुट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनको टिकट मिली। कौन आएगा जाएगा मुझे नहीं लगता पार्टियों को इससे फर्क। जहाँ अलायंस की बात, हमारा विजन क्लियर है कि किसान कमेरे की हम लड़ाई लड़ें और किसान कमेरे के अंदर चाहे वो हमारे एससी साथी हों, उनका कैसे उद्धार। मैं एक चीज़ आज आपके बीच में ज़रूर कह सकता हूँ, जब मेरी प्राथमिक तौर की चर्चा चंद्रशेखर जी से हुई, हमारा एक लक्ष्य था कि हम गरीब को केवल मात्र इस झांसे में नहीं कि तुम्हारा मकान बना देंगे और मकान के अंदर उसको ज़मीन की व्यवस्था नहीं दे पाते। अधिकतम आज गरीब साथी किसी जाति से आते हैं वो मकान नहीं, इस पर योजना लेके आएंगे और जो वादा हम करेंगे, ज़्यादा वादे करने की हमारा लक्ष्य नहीं, और जो वादा करेंगे उस वादे के अंदर दोनों पार्टियां गंभीरता के साथ मैदान में उतरेगी और उसको पूरा करने का लक्ष्य है। सेम कॉम्बिनेशन है नेहरू और बीएसपी का ऑलरेडी गठबंधन टूट चुका है। इनका तो पहले 3 बार होकर टूट गया। आपने संघर्ष की बात करी है, तो क्या ये तय है आप दो ही होंगे या किसी और से चर्चा है, जो कि आम आदमी पार्टी के बीच में आप कह रहे थे आप लोग शुरू कर देते हो। मैंने तो कभी औपचारिक तौर पर नहीं कहा। आपने सवाल मेरे मुंह में डाला था कि क्या उनके साथ हो सकता है। मैंने कहा वो अभी इंडिया अलायंस का मेंबर है, वो छोड़ेंगे तब चर्चा। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि किस तरह की पार्टियां और आ सकती हैं साथ में? आपने सपोर्ट किया था किसान आंदोलन को। यस, दुष्यंत की पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। अब उस पर कोई बात नहीं, आप लोग क्या स्टैंड क्या रहेगा? देखो,
जब इस परिवार की पृष्ठभूमि को आप देखोगे तो आपका एहसास होगा कि ये परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने है और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियाँ अब दोहराने के मूड में नहीं। अच्छा, गलती मानते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी गलतियाँ कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं है, गरीब के हितैषी है और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेंगे, नए हरियाणा का निर्माण जो सपनून महापुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह यह है, मैंने उनको सुना, वो स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फायदा नहीं होने देंगे। तो क्या ये तय माना जाए दुष्यंत जी कि अब आप आगे बीजेपी के साथ कोई भी तालमेल नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही शंका की जाती है। और दूसरा सवाल इससे मिलता जुलता है कि आप चौधरी देवीलाल की बात करते हैं तो उनकी तो दो लोग उनके परिवार से आते हैं, आप भी आ रहे हैं, आईएनएलडी भी आ रहा है, तो ये तो परिवार में ही बंटवारा भी है ना? नहीं, 4 है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। हमारा तो परिवार इतना बड़ा है कि हम ट्रेनिंग देते हैं और लोग दूसरी पार्टियों में जगह बना देते हैं। और जहाँ आप ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ, मैंने कई बार क्लियर कर, और जो रविंद्र जी ने बात कही किसान आंदोलन में, क्लैरिटी के साथ आज बात आपके बीच में, आपने मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि 3 कृषि कानून अच्छे थे, बल्कि एक चीज उस दौरान भी मैंने कही थी, किसी दिन भी एमएसपी पर आ जाएगी मैं सरकार छोड़। और हमने बड़े मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर एमएसपी दी, व्यवस्था बनाई कि 2 दिन के अंदर किसान के खाते में पेमेंट पहुंचे, उसकी फसल का नुकसान का मुआवजा 30 दिन में उसके खाते में पहुंचे। हमने बहुत कुछ कर दिखाया। मगर हाँ, एक व्यवस्था के अंदर लोग हरियाणा प्रदेश के आज नहीं चाहते, लोग बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उस चीज के अंदर हमने क्लियर कर दिया कि वो व्यवस्था के अंदर हम दोबारा नहीं। 2019 के जो सेंटीमेंट्स थे, आपसे सवाल 4.5 साल 5 साल लगातार पूछा जाता रहा, 2024 तक भी वो सवाल जिंदा है कि जो यमुना पार वाले जो आप भेज रहे थे वही सेंटीमेंट के खिलाफ जाकर आपने गठबंधन किया। हमने तो कांग्रेस के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी थी, आम आदमी 40 सीटों पर लड़ी थी, उनके विरुद्ध भी लड़ी थी, बसपा भी लड़ी थी, उनके विरुद्ध भी लड़ी थी, आईएनएलडी के विरुद्ध भी लड़ी थी। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में एक ही संगठन के विरुद्ध में लड़ती है? मैदान में जितने रणबांकुरे हैं सबके विरुद्ध में लड़ाई लड़ी जाती है और मजबूती से संगठन ने लड़ाई। बारी बारी प्रेस के साथ ही यही क्यों पोर्ट्रे करते हैं कि हमने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ा था? क्या मैंने भूपेंद्र हुड्डा के 63,000 एकड़ जमीन किसानों से छीन कर प्राइवेट बिल्डरों को देने का मुद्दा कभी नहीं उठाया? क्या हम वो भूल गए कि राजबाला गेस्ट टीचर थी जिसको रोहतक के अंदर छाती पे गोली मार दी गई? क्या हम भूल गए कि रोहतक से बाहर निकलते थे, जिला बदलते, चाहे वो भिवाड़ी हो, चाहे वो जींद हो, चाहे वो सोनीपत हो, 4 लेन सड़क 2 लेन हो जाती थी, 1 लेन हो जाती थी। ये सब विषयों को लेकर हम लड़े थे और जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया। सर, आपका 2024 में वोट शेयर 1% से भी कम रहा लोकसभा में, अब आप कैसे अपने आप को इस रिवाइवल के रोल में देखेंगे? क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव जो था, देखो ये चुनाव था 2 राष्ट्रीय गठबंधनों में। आप भी शायद नहीं दूसरी सीट बता पाओगे फिरोजपुर को छोड़ के, जब 12,000 में 4 कैंडिडेट रहेंगे। कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर थर्ड कंटेंडर भी बड़े क्लोज मार्जिन से आ। उस चुनाव को विधानसभा के प्रतिपक्ष में लेकर कंपेयर करना बड़ा इलॉजिकल होगा। आज के दिन जो आंकड़े हैं, मैं ये मानता हूं कि हम पिछली बार से ज्यादा वोट शेयर पे पहुंचे और अब चंद्रशेखर जी का साथ है ना, हमें और ताकत है। लांबा साहब ने सवाल पूछा उसी का, 5 साल पार्टी को बने हुए, चौथा अलायंस, ऐसा क्या रीजन है कि आपसे अलायंस चले जाते हैं या आप चले जाते हैं? चौथा अलायंस आम आदमी पार्टी बसपा के साथ आपका अलायंस रहा, बीजेपी के साथ रहा, 4th ईयर आ गया आपका 5 साल के इसमें। हम चुनाव तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा का लड़े, इलेक्शन के अंदर तो हमारा अलायंस नहीं था। बसपा ने अलायंस किया था और क्या कारण रहा वो आप भी जानते हैं। ट्वीट आया और प्री इलेक्शन ही वो टूट गया था, तो महीने भी मुश्किल से चला। और स्टेट के अंदर हमारे एजेंडाज को हम पूरा कर पाए, हमारे वोटर्स को जो हमारी कमिटमेंट थी उस कमिटमेंट को हम कैसे पूरा कर पाए? हमने स्टेबल गवर्नमेंट के लिए अलायंस किया था और उसके अंदर हम अचीव भी कर पाए। 250 रुपये बढ़ाकर हमने 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करे। हमारे पास 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें थी,
किसी में भी 700 और 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। हमने 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून लाने का काम किया। हमने पंचायती राज में 50% महिलाओं को, 8% बैकवर्ड को हिस्सेदारी दी। कई ऐसे काम हैं जो हमारे इलेक्टोरल को जो हमने वादा किया था हम फुलफिल करते हैं। अगर हम ना अलायंस के साथ जाते और विपक्ष में बैठे तो क्या हम अपनी इलेक्टोरल कमिटमेंट को कभी पूरा कर पाते? दुष्यंत जी, सर ये जो अस्पा का तो एक सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में फैसला आया SC ST का वर्गीकरण, उस पे तो अस्पा का तो निर्णय आया हुआ है, आपका क्या पक्ष है? क्योंकि ये हरियाणा ने पहले फेस किया था और बद्रीनाथ जी के टाइम पे हरियाणा में कानून आया था और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें बहस करी थी। उसके बाद उसको स्ट्राइक डाउन शायद 12 या 14 में कर दिया गया। उसके बाद रिव्यू पिटीशन दी, क्योंकि अभी ये फैसला आया है केंद्र सरकार क्या निर्णय करती है और कैसे कदम होगा। आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? RJD कई पार्टियां हैं, उन्होंने तो अपना पक्ष कर दिया कि हम सहमत हैं इस फैसले के। अभी मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया वो फैसला। सर उसके लेकर तो बाहर भी बंद हो चुका है। मैं आपकी बात मान गया, मगर हम दोनों संगठन मिलकर उस पर जॉइंट स्टेटमेंट देते बेहतर है। सर आपने कहा दोनों संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस से फाइट है आपकी। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाता है तो क्या ये गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा? क्यों नहीं कर पाए? कोई हमारे पीछे आकर खड़ा हो और हम मिलकर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व करें तो मुझे नहीं लगता इसके लिए इन संभावनाओं से हम पीछे हट सकते। दुष्यंत जी, मेरे दो सवाल है। एक तो कांग्रेस में सर कुटामन मचा हुआ है, सीएम कौन बनेगा उसको लेके 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, पार्टी उसको लेके भी काफी गदगद है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आपस में काफी तनातनी है और इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव में असली चुनौती बीजेपी को दे सके और समीकरण बदलेंगे? और दूसरा सवाल कि चुनाव आयोग में दरख्वास्त बीजेपी ने दी है कि तारीख को बदला जाना चाहिए, आपकी क्या राय है उसमें कि क्या हरियाणा चुनाव की तारीखों को बदलना चाहिए? देखिए, बीजेपी की घबराहट इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये कहना कि लॉन्ग वीकेंड है इसलिए तारीख बदल दी जाए, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल चुकी है कि वो कितने कमजोर हो। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर छुट्टी है, छुट्टी के दिन तो मतदान ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाखों वोटर ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और सुबह से शाम तक वो अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, वोट कम मिलते हैं। छुट्टी होगी तो वो लोग भी सारे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगी। दूसरी ओर पर जो आपने सवाल पूछे कांग्रेस की तनातनी तो जग जाहिर है। आज भूपेंद्र हुड्डा जी ने किस तरीके से अपने कंपटीशन में रहने वाले सारे स्टॉलवर्ड नेताओं को, आधों को तो पार्टी छुड़वा दी है और आधों को कमजोर करने का प्रयास किया। और एक चीज मैं आज कह सकता हूं कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये चीज तो आपने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखी है कि किस प्रकार से चेहरा कौन था और बाद में मुख्यमंत्री कौन बना। तो अभी तो कुमारी शैलजा ने दाव ठोक रखे, क्या रणदीप सुरजेवाला सीन से बाहर हो गए और अब तो इस ग्रुप के अंदर वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए। तो कई लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर विद इन कांग्रेस खड़ी कर दी। तो बहुत टफ रोड है। 10-10 कैंडिडेट एक एक सीट पर जो लिए बैठे हैं, जिनको कमिटमेंट करे बैठे हैं, अभी तो उनमें भगदड़ शुरू होगी और कांग्रेस जिस हवा में है शायद गिरने में भी कोई ज्यादा समय ना। जो जेजेपी का स्टैंड था, तो लेटर लिखा है बीजेपी ने क्या इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि 2-4 जगह ऐसी चर्चा थी कि शायद आप लोग भी